हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है एक बार फिर से हिंदी साहित्य के वीडियो में। इसमें हम आज इकाई नंबर 16 और जो है पाठ का नाम है संगतकार, जो मंगलेश डबराल द्वारा लिखा गया है। उसके जो सबसे पहले हम मंगलेश डबराल के जो है जीवन परिचय कवर करेंगे, और इसमें फिर इसका जो संगतकार पाठ है, इसकी सभी जो व्याख्या है और जो कविता है पूरी कविता देखेंगे, और इसकी व्याख्या भी बहुत ही अच्छे से कवर करेंगे। और उसके बाद जब पूरी कविता जो कवर हो जाएगी, तो उसके बाद हम इसके वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन, महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन इस कविता के संबंध में जितने भी बन सकते हैं वो कवर करेंगे। तो आपने इस प्रकार से देख लिया है कि एक वीडियो में हम पूरा चैप्टर कवर कर लेंगे। तो यदि आपने अभी तक हमारा चैनल लाइक नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो लाइक नहीं की है तो वीडियो को लाइक करें और हमारे साथ जुड़े रहें। इसमें वर्ग 2 एमपी टेट हम सभी वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं। सभी यूनिटों के जो आपकी यूनिट दी गई हैं, जो जिनमें जो पाठ वगैरह दिए गए हैं, उनके सभी के हमने जो वीडियो है इकाई नंबर 17, इकाई नंबर 18, इकाई नंबर 19, इकाई नंबर 20, सभी के जो हमने वीडियो है वो अपलोड कर दिए हैं। तो यदि आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप जरूर जाकर देखें। इसके बाद हम आइए स्टार्ट करते हैं मंगलेश डबराल का जीवन परिचय। तो आइए बिना देरी के हम जल्दी फटाफट से देखेंगे, इस पूरे चैप्टर को कवर करेंगे। तो आइए देखिए मंगलेश डबराल का जीवन परिचय। तो जो मंगलेश डबराल हैं, इनका जन्म 1948 में, यदि सन की बात आ जाए तो आप याद रखें 16 मई को। कब? 16 मई 1948 ईस्वी को इनका जो जन्म है 1948 में टहरी गढ़वाल उत्तरांचल के जो काफल पानी गांव है वहां पर हुआ था। तो कहां हुआ था? 16 मई 1948 में टेहरी गढ़वाल के कहां पर? काफल पानी गांव में हुआ था। इनकी जो शिक्षा दीक्षा है वो देहरादून में हुई। कहां पर हुई? देहरादून में हुई। और दिल्ली आकर, क्योंकि काम की तलाश में जो कहां आ गए थे, भोपाल और दिल्ली, यहाँ पर इलाहाबाद में भी इन्होंने कुछ दिनों काम किया, क्योंकि इनके जो पिताजी हैं उनकी मृत्यु हो गई थी जब ये बीए कर रहे थे। तो बीए की पढ़ाई को इनको छोड़ना पड़ा था और इनकी जो है मृत्यु हो गई थी इनके पिताजी की। इस वजह से जो दिल्ली आकर हिंदी पैट्रियट प्रतिपक्ष और आसपास में काम करने के बाद वे भोपाल में भारत भवन से प्रकाशित होने वाली पूर्व ग्रह में सहायक संपादक हुए। कौन बन गए? पूर्व ग्रह में इन्होंने सहायक संपादक का पद भी संभाला। उसके बाद इलाहाबाद और लखनऊ से जो प्रकाशित कौन सी है? अमृत प्रभात। तो अमृत प्रभात में कुछ दिनों तक इन्होंने काम किया, और उसके बाद 1983 में जनसत्ता अखबार में इन्होंने साहित्यिक संपादक का भी पद संभाला। और कुछ दिनों समय इनको सहायक जो सहारा समय में संपादन कार्य करने के बाद क्या किया? इसके बाद नेशनल बुक ट्रस्ट से जुड़े हुए थे, क्योंकि इनकी मृत्यु हो गई है। इनकी मृत्यु जो है 9 दिसंबर 2020 को, 9 दिसंबर 2020 को जो इनकी मृत्यु है वो हो गई है। तो इसमें जो जीवन परिचय है जो पुराना है, इस वजह से इनकी मृत्यु यहाँ पे वर्णन नहीं किया गया है। लेकिन इनकी मृत्यु याद रखना है कि 9 दिसंबर कब? 9 दिसंबर कोरोना काल में 9 दिसंबर 2020 को। कब? 9 दिसंबर 2020 को इनका मृत्यु हो गई है। तो आइए इनकी कुछ हम रचनाएं देखते हैं। इनकी जो रचनाएं हैं, इन्होंने 4 कविता संग्रह प्रकाशित किए हैं। कितनी कविताएं? 4 कविताएं जो है प्रकाशित की हैं। तो वो देखते हैं। पहली है पहाड़ पर लालटेन। कौन है? पहाड़ पर लालटेन जो इन्होंने लिखी थी वो 1981 ईस्वी में लिखी थी। याद रखना है कब लिखी गई थी? 1981 ईस्वी में लिखी गई थी। उसके बाद है घर का रास्ता भी इन्होंने लिखा है, जो 1988 ईस्वी में लिखा है। याद रखना है घर का रास्ता कब देखा? 1988 ईस्वी में देखा। ये ट्रिक हो गई याद करने की। आइए आगे हम देखते हैं हम जो देखते हैं। क्या लिखा है? हम जो देखते हैं। तो हम जो देखते हैं इन्होंने 1995 ईस्वी में लिखी है। जो हम देखते हैं वो कब लिखी है? 1995 लिखी है। और हम देखेंगे आवाज भी एक जगह, आवाज भी एक जगह भी इन्होंने लिखा है। ये लिखी है सन 2000 में। कब लिखी है? सन 2000 में लिखी है। इसके अलावा भी इन्होंने कुछ रचनाएं और लिखी थी। तो इनकी रचनाएं हम देखेंगे कि एक युग में शत्रु, नए युग में शत्रु, नए युग में शत्रु, कौन से? नए युग में शत्रु, नए युग में शत्रु इन्होंने लिखी है। ये कब लिखी है? 2013 में इन्होंने लिखी है कि नए युग में शत्रु भी लिखी है। कब? 2013। याद रखना है कि नए युग में शत्रु
और उसके बाद इन्होंने और भी रचनाएं लिखी हैं, जैसे घर का रास्ता। कौन सा? घर का, जो घर का रास्ता है, ये भी इन्होंने एक लिखी है। ये कब लिखी है? 2007 में लिखी है। एक घर का रास्ता इन्होंने 1998 में लिखी है। आइए और भी कुछ लिखी हैं, जैसे स्मृति एक दूसरा समय है। कौन सी? स्मृति एक दूसरा समय है। स्मृति, स्मृति एक दूसरा, दूसरा, स्मृति एक दूसरा समय है, समय है। जो लिखी है, ये सन 2020 में इन्होंने लिखी थी। उसके बाद इनकी मृत्यु हो गई। इन्होंने कुछ और रचनाएं भी लिखी हैं, जैसे हम इनकी रचनाओं में देखें, अभी तो ये कविता संग्रह हो गए थे, अब इन्होंने कुछ गद्य रचनाएं भी शीर्षक लिखी हैं, जैसे लेखक की रोटी। कौन सी? लेखक, लेखक की रोटी, ये भी इनकी एक रचना है। लेखक की रोटी हो गई। और कवि का अकेलापन हो गया। कवि का अकेलापन, कवि का अकेलापन। तो कवि का अकेलापन भी इनके द्वारा लिखी गई प्रमुख रचनाओं में से एक है। इन्होंने एक यात्रावृत्त भी लिखा है, एक बार आयोबा। क्या है? एक बार आयोबा, एक बार, एक बार आयोबा, आयोबा, एक बार आयोबा। इन्होंने जो है यात्रावृत्त भी लिखा है। तो इस प्रकार से इन्होंने बहुत सी रचनाएं अपनी लिखी हैं। आगे देखेंगे हम कि साहित्य अकादमी पुरस्कार इनको मिला है। कौन सा? साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला है। पहले सम्मान में सम्मानित मंगलेश की व्याख्याति अनुवादन के रूप में हुई है। और आगे मंगलेश की जो कविताएं हैं, भारतीय भाषाओं के अतिरिक्त इनकी जो कविताएं हैं भारत की भाषाओं में भी हैं, उसके अतिरिक्त इनकी अंग्रेजी में भी हैं, रूसी में भी है, जर्मन में भी है, और स्पेनी में भी है, और पोल्स्की में भी है, और बल्गारी में भी इनकी भाषाओं में। तो याद रखना है कि विभिन्न भाषाओं में इनकी जो है रचनाएं सृजित हुई हैं। उसके बाद जो है कि कविता के अतिरिक्त वे साहित्य, सिनेमा, संचार माध्यम और संस्कृति के भी बहुत से जो सवालों पर नियमित लेखन भी इन्होंने किया है। मंगलेश की कविताओं में समांतिबोध, पूंजीवादी, छल छदम दोनों का ही इन्होंने प्रतिकार किया है। आगे है जो मंगलेश डबराल है, यह प्रतिकार किसी शोर शराबे के साथ नहीं, बल्कि प्रतिपक्ष में एक सुंदर अपना रचकर, माने उनकी जो रचनाएं हैं, सुंदर जो रचना है, सपना रचकर कहते थे। और उनका सौंदर्य बोध सूक्ष्म है और भाषा पारदर्शी है। इनके सौंदर्य बोध कैसा है? सूक्ष्म है। और भाषा कैसी है? पारदर्शी है। इनका मृत्यु तो आपको हमने बता ही दिया कि 2020 में इनकी मृत्यु जो है वो हो गई थी। इनको जो है हम देखें, जो इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है, आप बताएं कि साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना के लिए मिला है? तो इनको जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है वो है हम जो देखते हैं, हम जो देखते हैं, जो इनकी रचना है हम जो देखते हैं के लिए इनको 2000 में, कब? सन 2000 में साहित्य अकादमी पुरस्कार, कौन सा? साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। तो याद रखना है कि जो मंगलेश डबराल हैं, इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला था? तो सन 2000 में मिला था। किस रचना के लिए? जो है इनकी रचना थी एक कि हम जो देखते हैं के लिए इन्होंने, इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। तो याद रखना है, हम जो देखते हैं उसके लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। तो आइए आगे चलते हैं। इसका जो भाव आए थे, सारांश संगतकार। पाठ का नाम क्या है? पाठ का नाम जो है वो है संगतकार। तो संगतकार के हम सभी वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन और इसकी पहले व्याख्या देखेंगे, उसके बाद हम इसके सभी वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन कवर करते हैं। तो आइए देखते हैं। तो आइए देखते हैं संगतकार कौन सी है? संगतकार। तो हम आप इसका थोड़ा सा भाव आपको बता दें कि जो संगतकार है, इस कविता में जो संगतकार होता है, संगतकार कौन सा होता है? जो किसी के संग में काम करता है। अब बहुत सी जगह संग में बहुत से लोग काम करते हैं, लेकिन यहाँ पे जो है वो गायन के जो मुख्य गायक होता है, आप जानते हैं कोई यदि मुख्य गायक है तो उसके साथ में कोई एक अतिरिक्त गायक भी बैठे रहते हैं, जो उनके ताल में ताल को मिलाते रहते हैं। और जब जो मुख्य गायक होता है उसको यदि सांस लेना हो या कोई जो लंबी ज्यादा तक हो, लाइन हो या लय हो, ज्यादा लंबा खिंचता है और उसको गाने में परेशानी अगर होती है, तो पीछे से जो संगतकार होता है, जो व्यक्ति उसके बगल में बैठे रहते हैं, वो जो व्यक्ति गायक है, वो संगतकार जो है वो उनको लय प्रदान कर देता है
और उसकी कविता को रुकने नहीं देता है और पूरी कविता हो जाती है। तो आप जानते हैं कि संगतकार का जो यहाँ पे मतलब है वो है कि संग देना, मतलब जो कविता थी उस कविता में जो संगतकार हैं उन्होंने क्या संग दिया है, किसका संग दिया है, तो उसमें उन्होंने जो संग दिया है वो संगतकार के रूप में संग दिया है। और आगे हम देखें कि इस कविता के माध्यम से उसी का बखान किया जा रहा है कि किसने मतलब जो संगतकार होता है वो किस प्रकार से जो रचनाओं में मदद करता है। तो आइए देखते हैं कि किस प्रकार से इसमें वर्णन किया गया है। तो इसका है जो पहली है कविता यह है, मुख्य गायक के चट्टान जैसे भारी स्वर का साथ देती। जो मुख्य गायक होता है उसकी जो आवाज होती है वो बहुत बुलंद होती है, बहुत ही बुलंद होती है। तो क्या है, चट्टान जैसे भारी स्वर का साथ देते। जो चट्टान जैसी भारी स्वर है उसका क्या दे रहे हैं, साथ देते। वह आवाज सुंदर कमजोर कांपती हुई थी। कैसी आवाज होती है, वह आवाज सुंदर कमजोर होती है और कांपती हुई थी। मतलब जो साथ देता है वो पीछे जितनी बुलंद आवाज जो है वो मुख्य गायक का की होती है, उतनी बुलंद आवाज जो संगत पीछे कोई आवाज उसका ताल मिलाता है उसकी नहीं होती है। क्योंकि यदि उसकी आवाज इतनी तेज हो जाएगी तो फिर तो मुख्य गायक का कोई मतलब ही नहीं रहा। इस वजह से जो उसकी आवाज होती है वो कवि ने बताया है कि उसकी आवाज कैसी होती है, उसकी आवाज होती है, आवाज सुंदर कमजोर कांपती हुई थोड़ी सी आवाज होती है। आगे है, वह मुख्य गायक का छोटा भाई है। वह क्या है, जो मुख्य गायक है उसका छोटा भाई भी हो सकता है और आगे उसका शिष्य भी हो सकता है, या पैदल चलकर सीखने आने वाला दूसरा कोई हो सकता है, रिश्तेदार भी हो सकता है। तो कवि ने बताया है कि यहाँ पे जो मुख्य गायक है उसका वो रिश्तेदार भी हो सकता है और छोटा भाई भी हो सकता है और उसका शिष्य भी हो सकता है, या पैदल चलकर सीखने आने वाला कोई रिश्तेदार भी हो सकता है। तो किसकी बात हो रही है, मुख्य गायक की। आगे, मुख्य गायक की गरज में, जो मुख्य गायक की गरज है उसमें वह अपनी गूंज मिलाता आया है प्राचीन काल से। उन्हें कई बहुत दिनों से, प्राचीन काल से उसकी जो मुख्य गायक है उसकी में जो तान मिलाता हुआ कि कहीं पर रुकना है तो रुक नहीं पाता, मतलब जो संगतकार होता है वो पीछे से तान मिलाता है जिससे जो कविता है वो उसमें विराम नहीं लग पाता है और कविता जो है सुंदर कविता पूरी हो जाती है। तो जो हम देखें यदि तो संगतकार की बहुत बड़ी भूमिका है उसमें, क्योंकि संगतकार यदि उसका संग नहीं दे तो वो पूरी कविता की रचना कर ही नहीं पाएगा। तो आप जानते हैं बहुत से गाने ऐसे हैं, गाने हुए, कविताएं हुई, उनमें जो ऐसे गाने हैं कि जिनमें संगतकारी की बहुत बड़ी भूमिका होती है। तो इसी को इस कविता में बताया गया है। तो आइए देखते हैं इसका भाव आयत व्याख्या देखते हैं कि उपर्युक्त पंक्तियों में कवि कहता है कि जब मुख्य गायक किसी संगीत सभा में अपना कोई गीत प्रस्तुत कर रहा होता है तो उसकी भारी व गंभीर आवाज के साथ ही हमें संगीतकार माने मुख्य गायक का साथ देने वाला सह गायक की आवाज सुनाई देती है। वह आवाज हल्की हल्की मगर सुंदर और मधुर सुनाई देती है। कवि उस संगतकार की आवाज सुन कर अंदाजा लगा रहे हैं कि यह संगतकार मुख्य गायक का छोटा भाई भी हो सकता है या मुख्य गायक का कोई शिष्य भी हो सकता है, या फिर संगीत सीखने के लिए पैदल चलकर मुख्य गायक के पास आने वाला कोई दूर का रिश्तेदार भी हो सकता है। और सबसे खास बात यह है कि संगतकार जब से गायक ने गाना शुरू किया है तब से उसका साथ देना आया है। यानी शुरू से ही वह संगतकार मुख्य गायक की आवाज में उसकी आवाज मिलाकर उसके संगीत को और प्रभावशाली बनाता आया है। तो बताया जा रहा है कि जो संगतकार की आवाज है वो मुख्य गायक की आवाज को और बुलंद बनाता आया है। आइए दूसरा टॉपिक मतलब दूसरा छंद देखते हैं। दूसरा छंद हमारा है कि जो संगतकार है, तो कहा गया है यहाँ पे कि गायक जब अंतरे की जटिल तानों के जंगल में, जो गायक है, जो मुख्य गायक है, वो अंतरे की, अंतरे मतलब जब बहुत लंबा सुर खिंच रहा हो, अंतरा कहलाता है। एक तो होता है मुखड़ा, मुखड़ा मतलब मुख्य जो पहला पैराग्राफ जो है कि कोई कविता है, छंद है, तो आप देखते हैं बार बार बीच बीच में वही छंद बोला जाता है, तो वो होता है मुख्य। लेकिन अंतरे उसके नीचे की जो पंक्ति होती हैं वो सब क्या कहलाती हैं, अंतरे कहलाती हैं। तो बताया जा रहा है कि गायक जब अंतरे की जटिल तानों के जंगल में खो चुका होता है या अपने ही
सरगम को लांघ कर चला जाता है भटकता हुआ एक अनहद में। तो बताया जा रहा है कि जो मुख्य गायक है वो क्या है, जो बहुत ही जटिल जो ताने हैं उसमें खो जाता है, या सरगना में लांघ कर माने जो जहां तक उसको तान अपनी गानी थी उस तान के ऊपर चला जाता है, तो चला जाता है भटकता हुआ एक अनहद में, मतलब बहुत ऊपर तक चला जाता है। तो यदि अब उसके बाद उसको संग नहीं मिले या सहायक है जो संगतकार है वो उसका संग नहीं दे, तो यहाँ पे जो कविता है उसकी लाइन क्या है, उसका स्वर बिगड़ जाएगा। तो स्वर संभालने के लिए कोई भी गाना हो कुछ भी हो, तो गाने का स्वर संभालने के लिए, कविता का स्वर संभालने के लिए संगतकार ही उसकी सहायता करता है। और वो कहता है कि अब वो पीछे से उसकी जो गान है उसको स्वर मिला देता है और वो सांस ले लेता हो, उसको आगे बढ़ा देता है। तो आप जानते हैं इस प्रकार से इसमें जो कवि है वो कल्पना कर रहा है। एक अनहद में तब संगतकार ही स्थाई को संभाले रहता है, का है स्थाई को संगतकार क्या है अब संभालता है। और जैसे समेटता हो मुख्य गायक का पीछे छोटा हुआ सामान, जैसे उसे याद दिलाता हो उसका बचपन जब वह नौसिखिया था। तो वो क्या है, मुख्य गायक तो क्या है अपने जो स्वर है वो तेज करके, और जो आवाज है बहुत ऊपर तक पहुंच गई है, मतलब उसका जो लय है बहुत ऊपर तक चरम पे पहुंच गया है। लेकिन इस समय यदि उसको संगत का सहारा ना दे तो जो कविता है उसका स्वर बेकार हो जाएगा। तो यहाँ पे कहा गया है उसी समय पे जो संगतकार है उसको क्या है संभालता रहता है, और जैसे ऐसे संभालता है जैसे लगता है, वहां पे उसने कल्पना की है जैसे उसका कुछ सामान छूट गया हो तो फिर से उसकी दूसरी लाइन को फिर से दोबारा रिपीट कर देता है। तो आप जानते हैं कि दोबारा जो अब वो मतलब जो एक लाइन रिपीट होती है तो वो संगतकार ही रिपीट करता है। मुख्य गायक तो वहां पे अपनी सांस लेने में रुक जाता है। तो इसके बाद कौन मुख्य गायक की जो तान है वो कौन सुनता है, वो मुख्य गायक की जो तान है उसको संगतकार संभालता है। तो आइए हम इसका अर्थ देखते हैं कि व्याख्या उपरोक्त पंक्ति में कवि कहता है कि कभी कभी मुख्य गायक किसी गाने का अंतरा गाने में इतना मगन हो जाता है कि वह अपने सुरों से ही भटक जाता है, यानी असली सुरों से ही भूल जाता है, सुरों को ही भूल जाता है और अपने ही गीत या ताल में लगने वाले स्वर के उच्चारण को भूल जाता है। वह संगीत के उस मोड़ पर आ जाता है जहां अंत निकट हो, मतलब उसका स्वर जो है लास्ट में आ जाता है। ऐसी स्थिति में संगतकार जो हमेशा मुख्य स्वरों को पकड़े रहता है वही उस समय सही सरगम को दोबारा पकड़ने में मुख्य गायक की मदद कर उसे उस विकट स्थिति से बाहर लाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि संगतकार हमेशा मूल स्वरों को ही दोहराता रहता है। जब मुख्य गायक गीत गाते हुए स्वरों की दुनिया में खो जाता है और अंतरे के सुर तान की बारीकियों में उलझ कर बिखरने लगता है, उलझ कर क्या होने लगता है, बिखरने लगता है, वह मुख्य सुरों को भूल जाता है। तब वह संगतकार के गाने को सुनकर वापस मुख्य सुर से जुड़ जाता है, अर्थात संगतकार सुर से भटके हुए मुख्य गायक को वापस सुर पकड़ने में मदद करता है। कभी आगे कहता है कि उस समय ऐसा लगता है मानो जैसे कि वह संगतकार मुख्य गायक का पीछे छूटा हुआ सामान समेटता हुआ उसके साथ आगे बढ़ता है। उस समय उस मुख्य गायक को अपना बचपन याद आ जाता है जब वह नया नया गाना सीखता था या नौसिखिया था और उसका गुरु उसको सुरों से भटकने ना देकर सही सुरों पर बने रहने में मदद उसकी करता था। तो समझ गए हैं। आगे देखिए कि तार सप्तक में जब बैठने लगा है उसका गला, मतलब जब कोई तार सप्तक का मतलब है जब बहुत ज्यादा लंबी जो तान खिंच जाती है, तो जब गायक में कोई लंबी लाइन आ जाती है गायन में कविता में, तो तार सप्तक में जब बैठने लगता है उसका गला, तो कोई लंबी लाइन आ जाती है तो उसको उतना स्वर बढ़ाना पड़ता है और लास्ट में क्या है वो जब उसका गला क्या है सूखने लगता है, तो प्रेरणा साथ छोड़ती हुई उत्साह अस्त होता हुआ, तो उसको लास्ट में जब उसकी सुन तार चरम पर होती है, जो स्वर है उसका लास्ट में स्वर पहुंच जाता है, उसको लगता है कि अब तो हमें थोड़ा रुकना पड़ेगा। उसी समय की बात कर रहे हैं। आवाज से राख जैसा
कुछ गिरता हुआ, और तभी मुख्य गायक को वो ढांढस बांधता, मतलब जो ठाठस बोल रहा है उसको धीर रखता है, बांधता कहीं से चला आता है संगतकार का सुर, और संगतकार समझ लेता है कि अब तो जो मुख्य गायक है वो यहाँ पे टूटने वाला है, तो पीछे से उसकी लाइनों को वो दोहराने लगता है। कभी कभी वह यूं ही दे देता है उसका साथ, तो इसका साथ जो है वो इसी प्रकार से देता है, यह बताने के लिए कि वह अकेला नहीं है, और यह भी फिर से गाया जा सकता है, गाया जा चुका राग। ठीक है, मतलब उसका जो पंक्तियां हैं वो दोहरा देता है, और जो कविता है वो बहुत ही अच्छी बन जाती है, और कविता का स्वर नहीं बिगड़ता है, ना कोई गाने का स्वर बिगड़ पाता है। आइए व्याख्या है। उपर्युक्त पंक्तियों में कवि कहते हैं कि जब कभी मुख्य गायक संगीत शास्त्र से संबंधित विधा का प्रयोग करके ऊंचे स्वर में गाता है तो उसका गला बैठने लगता है, उससे सुर संभलते नहीं है। तब गायक को ऐसा लगने लगता है जैसे कि अब उससे आगे गाया नहीं जाएगा, उसके भीतर निराशा छाने लगती है, उसका मनोबल खत्म होने लगता है, उसकी आवाज कांपने लगती है आगे, जिससे उसके मन की निराशा व हताशा प्रकट होने लगती है। उस समय मुख्य गायक का हौसला बढ़ाने वाला व उसके अंदर उत्साह जगाने वाला संगतकार मुख्य स्वर सुनाकर सुनाई देता है। इस सुंदर आवाज को सुनकर मुख्य गायक फिर नए जोश से आने लगता है। कवि कहते हैं कि कभी कभी संगतकार मुख्य गायक को यह बताने के लिए भी उसके स्वर में अपना स्वर मिलाता है कि वह अकेला नहीं है, कोई है जो उसका उस हर वक्त साथ देता है, और यह भी बताने के लिए जो कि राग या गाना एक बार गाया जा चुका है उसे फिर से दोबारा गाया जा सकता है। कहने का तात्पर्य है कि कभी कभी मुख्य गायक अपने द्वारा गाई गई पंक्ति को दोहराना नहीं चाहता, जिस वजह से वह अपनी लय से भटकने लगता है, तभी मुख्य गायक का साथ देने संगतकार आ जाता है, और मुख्य गायक को और मुख्य गायक साथ देने आ जाता है, और मुख्य गायक को हौसला देता है कि जब जब भी वह डगमगाएगा उसका साथ देने गा चुका है, मतलब आ चुका है। इन पंक्तियों को भी दोहराया जा सकता है। आइए लास्ट में हमारा लास्टवा छंद है, और उसकी आवाज में जो एक हिचक साफ सुनाई देती है, या अपने स्वर को ऊंचा ना उठाने की जो कोशिश है उसे विफलता नहीं, उसकी मनस्ता समझा जाना चाहिए। तो उसने कहा है कि और उसकी आवाज में जो एक हिचक साफ सुनाई देती है, या अपने स्वर को ऊंचा ना उठाने की जो कोशिश है उसे विफलता नहीं, उसकी मनस्ता समझना जाना चाहिए। तो आइए इसका अर्थ देखते हैं कि उपर्युक्त पंक्तियों में कवि कहता है कि जब भी संगतकार मुख्य गायक के स्वर में अपना स्वर मिलाता है, यानी अपने साथ गाना गाता है, उसके साथ गाना गाता है, तो उसकी आवाज में एक संकोच साफ सुनाई देता है, और उसकी हमेशा यही कोशिश रहती है कि उसकी आवाज मुख्य गायक की आवाज से धीमी रहे, अर्थात उसका स्वर भूल कर भी मुख्य गायक के स्वर से ऊंचा ना हो जाए, इसका ध्यान वह बहुत अच्छे से रखता है। और हमें इसे संगतकार की सफलता कमजोरी या असफलता नहीं माननी चाहिए, क्योंकि वह मुख्य गायक के प्रति अपना सम्मान प्रकट करने के लिए ऐसा कहता है। कहने का तात्पर्य है कि अपना स्वर ऊंचा कर वह मुख्य गायक के सम्मान को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता है, यह उसका मानवीय गुण है। तो इसके जितने भी हमने जो इसका जो है वो है सारांश है, भावार्थ, और हमने पूरी कविता देख ली है। अब इसके बाद हम इसके बहुत ही महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन देखेंगे। तो आइए पहला क्वेश्चन हमारा जो है हम बहुत ही धारणा अच्छे तरीके से इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हल करेंगे, और एक बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हल हो जाए तो आप देखेंगे कि जो चैप्टर है हमारा पूरा चैप्टर कि हमने मुख्य बातें मतलब पूरा चैप्टर खत्म कर लिया है बहुत ही अच्छे से।
तो आप लोग हमारे साथ बने रहें और इसी प्रकार से आप लोग हमारे साथ बने रहें। हम आपके पूरे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मतलब पूरे चैप्टरों के जो ऑब्जेक्टिव महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं वो लेकर आते रहेंगे। तो आप लोगों को बने रहना है हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक जरूर करना है। जरूर और जरूर और जरूर करना है आपको वीडियो को लाइक, जिससे कि हमारा मनोबल बढ़े। वो आपके लिए इसी प्रकार से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। तो आइए देखते हैं, पहला हमारा जो क्वेश्चन है वो है कि संगतकार कविता की मुख्य बात क्या है। तो हमें देखना है कि संगतकार जो कविता है उसकी मुख्य बात क्या है। पहला, यह कविता मुख्य संगीतकार का साथ देने वाले जो संगतकार की भूमिका के इर्द गिर्द घूमती है। दूसरा है उपयुक्त सभी। देखो यहाँ पे हमने बीच में आपको उपयुक्त सभी दे दिया है, क्योंकि आप लोग देखेंगे कि ऑप्शन जो है वो कहीं भी आ सकता है, तो आपको वहां पे देख के टिक करना है। नहीं तो आप लोग जानते होंगे कि यदि आप लोग 100 क्वेश्चन हल करेंगे तो उसमें से कम 5 क्वेश्चन आप लोग अपनी गलती से गलत कराते हैं, और इन्हीं 5 क्वेश्चनों की बदौलत हमारा जो सिलेक्शन है वो रुक जाता है। तो वहां पे जब हमें क्वेश्चन हॉल में मतलब पेपर देने के लिए हॉल में बैठना है, कंप्यूटर के सामने आप बैठेंगे, तो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से देखना है और किसका आंसर क्या है। बिल्कुल भी घबराना नहीं है और जल्दी जल्दी बिल्कुल भी नहीं करना है। पहले क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है, उसके बाद ऑब्जेक्टों को भी, पूरे ऑब्जेक्टों भी ढंग से पढ़ना है, क्योंकि क्या पता कौन सा ऑब्जेक्ट कब कौन सा बदल जाए। तो इस वजह से पूरा ऑब्जेक्ट पढ़ना है, उसके बाद फिर आंसर आपको लगाना है। तो दूसरा है उपयुक्त सभी। तीसरा है, यह कविता मुख्य गायक और संगतकार की दोस्ती को दिखाती है। अगला, यह कविता संगतकार की असफलता को दर्शाती है। तो इसका जो आंसर आपका हो जाएगा वो होगा कि यह कविता जो है, यह कविता क्या पहला था, यह कविता मुख्य गायक का साथ देने वाले संगतकार की भूमिका के इर्द गिर्द घूमती है। और एक था अपना कि यह कविता मुख्य गायक और संगतकार की दोस्ती का को दिखाती है। तो इसका आंसर आप क्या समझेंगे? इसका आंसर भैया सी होगा। कौन सा होगा? सी। क्यों? क्योंकि जो संगतकार है और मुख्य गायक है, उन दोनों की दोस्ती ही तो दिखाता है। इर्द गिर्द घूमती है, ठीक है, हमने मान लिया इर्द गिर्द तो घूमती है, लेकिन मेन पॉइंट क्या है? मेन पॉइंट है कि उसकी क्या दिखाता है, वह क्या दोस्ती को दिखाता है। तो भैया दोस्ती यहाँ पे बात नहीं की गई है। यहाँ पे जो बात है वो कविता जो है संगतकार और मुख्य गायक के इर्द गिर्द ही घूमती है। तो भैया ऑप्शन नंबर ए सत्य है। आप ऑब्जेक्ट में जो क्वेश्चन है इसके ऑब्जेक्ट दिख रहे हैं, आपको जे भी लग सकता है, आपको जे भी लग सकता है, और आपको जे भी थोड़ा सा लग सकता है, क्योंकि आपको लगेगा कि संगतकार की असफलता है, लेकिन नहीं, उसका मानवीय गुण है वो। तो भैया इसका आंसर जो होगा वो ए नंबर आंसर सत्य होगा। और इसका आंसर जो है कि जो कविता है संगतकार और मुख्य गायक के इर्द गिर्द घूमती दिखाई देती है। तो पहला आंसर जो है हमारा ए नंबर का आंसर बिल्कुल सत्य है। याद रखना है आपको, ए नंबर का आंसर जो है बिल्कुल सत्य है। आइए अगला देखते हैं हम। दूसरा है कि तार सप्तक किसे कहते हैं। तो यहाँ पे बताया गया है कि जो तार सप्तक है वो किसे कहा जाता है। क्या तार सप्तक जो है किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर आपका पहला है, मिश्र स्वर के गाए गए सरगम को, जो मिश्र स्वर में गाए गए सरगम को। या दूसरा दूसरा है इसका कि निम्न स्वर में गाए गए सरगम को, जो निम्न मतलब छोटे स्वर में गाए गए सरगम को। तीसरा इसका जो है वो है कि ऊंचे स्वर में गाए गए सरगम को, बहुत ही ऊंचा स्वर गाएगा माना गाया जाता है उसको हम जो है ये कहते हैं कानम तार सप्तक। या अगला हमारा है सरल स्वर में गाए गए सरगम को। तो हमें बताना है किसका आंसर, हमें बताना है तार सप्तक किसे कहते हैं। तो तार सप्तक जो है वो है मुख्य गायक का साथ देने वाला सह गायक को हम क्या कहते हैं? ये तो हम कहते हैं मुख्य गायक का साथ देने वाला जो सह गायक होता है उसको हम क्या कहते हैं? संगतकार कहते हैं। और जब संगतकार जब कोई तान बढ़ाता है, मतलब जो मुख्य गायक है वो जब कोई तान बढ़ाता है, बहुत ऊंची तक ले जाता है, कहाँ तक ले जाता है? बहुत ऊंचे तक ले जाता है, तब उसको क्या कहते हैं? हम तार सप्तक कहते हैं। तो इसका आंसर होगा ऊंचे स्वर में गाए गए सरगम। जब वो बहुत ऊंचे तक ले जाता है उस समय उसका मतलब जो है वो कौन निभाता है साथ? तो
संगतकार उसका साथ निभाता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, सी नंबर का हो जाएगा कि ऊंचे स्वर में गाए गए सरगम को हम क्या कहते हैं, सरगम को हम तार सप्तक कहते हैं। आइए अगला है हमारा, जब मुख्य गायक अपने सुरों से भटक जाता है तो स्वर पकड़ने में उसकी सहायता कौन करता है। तो आप इसका आंसर बता सकते हैं कि जब मुख्य गायक अपने सुरों को भटक जाता है तो स्वर को पकड़ने में उसकी सहायता कौन करता है, क्या संगतकार है या तबला वादक है या संगीतकार है या लेखक है। तो आप जानते हैं उसकी जो सहायता करता है वो संगतकार ही करता है। इसका आंसर आपका ये हो जाएगा। आइए अगला हम देखते हैं, अगला हमारा है कि जब कभी मुख्य गायक संगीत शास्त्र से संबंधित विधा का प्रयोग करके ऊंचे स्वर में गाता है तो क्या होता है। तो पहला आप ऑप्शन देखें, पहला ऑप्शन हमारा है कि तब गायक गायक को ऐसा लगने लगता है जैसे कि अब उससे आगे गाया नहीं जाएगा, उसके भीतर निराशा छाने लगती है। दूसरा आपका होगा, दूसरा आपका होगा उपर्युक्त सभी। और तीसरा है कि उसके मनोबल खत्म होने लगता है, उसका जो मनोबल है वो खत्म होने लगता है, उसकी आवाज कांपने लगती है, उसकी आवाज क्या होने लगती है, उसकी जो आवाज है वो कांपने लगती है और उसको कांपने लगती है, जिससे उसके मन की निराशा व हताशा प्रकट होती होने लगती है। तो इसका जो आंसर आगे है चौथा है, पहले पहले पूरे ऑब्जेक्ट पढ़ लें। चौथा है उसका गला बैठने लगता है, उसके स्वर संभालते नहीं हैं। तो उसके स्वर क्या नहीं होते हैं, संभलते नहीं हैं। तो इसका जो आंसर अपना होगा वो होगा कि पहला क्या था, तब गायक को ऐसा लगता है जैसे कि अ, उससे आगे गाया नहीं जाएगा, उसके भीतर निराशा छाने लगती है। या इसका जे तो इसका जो हमसे क्या पूछा गया था, हमसे पूछा गया था जब कभी मुख्य गायक संगीत शास्त्र से संबंधित विधा का प्रयोग करके ऊंचे स्वर में गाता है तो क्या होता है। तो क्या होता है, इसका आंसर जो होगा वो होगा कि उसका मनोबल खत्म होने लगता है, उसकी आवाज कांपने लगती है, उसके और उसके मन की निराशा व हताशा प्रकट होने लगती है। जब वो कहाँ जाता है, जब वो ऊंचे स्वर में चला जाता है। तो इसका आंसर जो है वो इसका आंसर हमारा हो जाएगा सी नंबर जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। आप ध्यान से क्वेश्चनों का जवाब दें। आइए अगला हमारा है पांचवा है, मुख्य गायक के साथ किसकी आवाज सुनाई देती है। तो क्या संगतकार की, तबला वादक की, उपयुक्त सभी या मधुर संगीत की। तो इस कविता में हमें बताया गया है कि मुख्य गायक के साथ संगतकार की आवाज सुनाई देती है, इसलिए इसका आंसर जो है वो कौन सा हो जाएगा, इसका आंसर जो है वो ए नंबर हो जाएगा। आइए अगला छठवां हम देखते हैं। छठवां हमारा है कि संगतकार कविता में कवि का क्या संदेश है। तो संगतकार कविता में कवि क्या संदेश देता है। तो लोगों को संगतकार को यथा योग्य सम्मान देना चाहिए, या लोगों को संगतकार के प्रति भी संवेदनशील रहना चाहिए, या लोगों को संगतकार की योग्यता को कम नहीं आंकना चाहिए। उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर जो है वो आपका हो जाएगा उपयुक्त सभी, क्योंकि संगतकार को यथा योग्य सम्मान देना चाहिए, उस माने सभी व्यक्तियों को भी संगतकार को क्या करना चाहिए, जो है वो सम्मान देना चाहिए। और दूसरा इसका था कि संगत का जो लोगों को संगतकार के प्रति भी संवेदनशील रहना चाहिए। कैसा रहना चाहिए, संवेदनशील ही रहना चाहिए। उसके बाद अगला ऑप्शन था लोगों को संगतकार की योजना माने योग्यता को कम नहीं आंकना चाहिए। ये भी बात सही है कि लोगों को संगतकार की जो योग्यता है उसको कम नहीं आंकना चाहिए कि ये कुछ नहीं है, मुख्य गायक ही सब कुछ है। तो भैया आप जानते हैं कि मुख्य गायक कुछ नहीं है, संगतकार ही सब कुछ है। तो उपयुक्त सभी इसके आंसर हो जाएंगे। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका जो आंसर है वो डी नंबर का उपयुक्त सभी हो जाएगा। आइए अगला है, संगतकार कविता के कवि कौन है। तो मंगलेश डबराल जो है इस कविता के कवि हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, बी नंबर का इसका आंसर हो जाएगा। आइए आठवां हम देखते हैं कि संगतकार हमेशा मुख्य गायक के किस के लिए किसकी तरह कार्य करता है। तो एक गुरु की तरह, एक शिष्य की तरह, एक मार्गदर्शक की तरह, एक साथी की तरह। तो आपको इसका आंसर बताना है, हम इसका आंसर नहीं बता रहे हैं। तो आपको इसका आंसर बताना है कि संगतकार हमेशा मुख्य गायक के लिए किसी तरह
मतलब जो उसका काम कहता है वो किसकी तरह उसको काम कहता है, एक गुरु की तरह काम कहता है कि एक उसके मार्गदर्शक की तरह काम करता है, उसके साथी की तरह या एक शिष्य की तरह। तो देखिए इसका आंसर आप क्या लगा रहे हैं? इसका आंसर होगा उसके मार्गदर्शक की तरह, उसके साथी की तरह नहीं कहता, क्योंकि साथी तो होता है वो दोनों साथ में गाते, अगर साथी की तरह काम करता तो दोनों क्या होते? साथ में गाते। लेकिन यहाँ पे जो संगीतकार है वो एक मार्गदर्शक का काम कर रहा है। जब जो है मुख्य गायक स्वर में ऊपर चला जाता है तो उसको वो नीचे पकड़ के लाता है कि भैया स्वर ताल यहाँ से मिलाइए, और जब वो टूटने लगता है तब भी उसका साथ देता है। मतलब इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा एक मार्गदर्शक की तरह, तो आपका आंसर सी नंबर हो जाएगा। आइए अगला है, नौवां हमारा है कि मुख्य गायक का हौसला बढ़ाने वाला व उसके अंदर उत्साह जगाने वाला कौन है? तो कौन है उसके अंदर उत्साह जगाने वाला? कवि द्वारा लिखी गई कविता, या संगीतकार का मधुर स्वर, या मुख्य गायक द्वारा गाए गए गीत, या उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो होगा संगीत जो संगीतकार का मधुर स्वर। मुख्य गायक का हौसला बढ़ाने का काम कौन करता है? आप जान रहे हैं, संगीतकार। कौन कर रहा है? संगीतकार का मधुर स्वर जो है उसका हौसला बढ़ाने का काम कर रहा है। आइए 10वां क्वेश्चन देखते हैं। संगीतकार हमेशा किन स्वरों को ही दोहराता रहता है? तो निम्न स्वर को, मूल स्वर को, सरल स्वर को और उच्च स्वर को। तो आपको बताना है जो संगीतकार है कौन है? संगीतकार है हमेशा स्वरों को दोहराता रहता है। तो किस प्रकार के जो स्वर होते हैं उनको वो दोहराता रहता है? तो इसका आंसर होगा जो मूल स्वर होते हैं उनको वो क्या कहता है? दोहराता रहता है। तो इसका आंसर अपना बी नंबर का इसका आंसर हो जाएगा, मूल स्वर। आइए अगला देखते हैं हम कि जटिल तानों के जंगल में पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो आपको बताना है यहाँ पे अलंकार कौन सा है जटिल जटिल पंक्ति के गायन में। तो यहाँ पे आपको अलंकार बताना है कि इनमें कौन सा अलंकार होगा। पहला है पुनरुक्ति, पुनरुक्ति अलंकार कौन सा है? पहला पुनरुक्ति अलंकार होगा, या दूसरा दूसरा है अनुप्रियास अलंकार, तीसरा है रूपक अलंकार, चौथा है उत्प्रेक्षा अलंकार। तो इनमें से आपका इसका आंसर क्या होगा आपको बताना है। तो इसका आंसर जो होगा रूपक अलंकार होगा, क्योंकि जटिल तानों के जंगल में कौन सा अलंकार आएगा? रूपक अलंकार आएगा। यदि आपने अलंकार नहीं देखे तो पहले अलंकार पढ़ें, उसके बाद इसका अर्थ समझ के इसकी आंसर दें। तो इसमें क्या होगा? रूपक अलंकार हो जाएगा। अब आइए आगे हम देखते हैं, आगे है संगीतकार कौन होता है? तो संगीतकार मुख्य गायक का रिश्तेदार, या मुख्य गायक का दोस्त, या मुख्य गायक का साथ देने वाला सहगायक, या मुख्य गायक को सलाह देने वाला। तो आप जाने कि जो संगीतकार है वो यहाँ पे संगीतकार कौन होता है? तो इसका आंसर आपका होगा कि संगीतकार कौन होगा? मुख्य गायक का साथ देने वाला सहगायक ही क्या है? संगीतकार कहलाता है। तो इसका जो आंसर आपका हो जाएगा, आंसर नंबर सी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। मुख्य गायक का साथ देने वाला सहगायक जो है वो संगीतकार होता है। आइए अगला हमारा है, मुख्य गायक को अपने बचपन की कौन सी यादें आती हैं? तो पहला है वह भी कभी नौसिखिया था। अगला उसका गुरु उसको सुरों से भटकने ना देने का सही उसको जो है मार्गदर्शन देता था, जिनमें उसकी मदद करता था, या वह भी कभी संगीतकार की तरह कार्य करता था, या अगला है वह नया नया गाना सीखता था। तो इसका आपको आंसर बताना है कि मुख्य गायक को अपने बचपन की कौन सी याद सामने आ जाती है? तो क्या है? मुख्य गायक को अपनी जो है कौन सी याद आ जाती है? तो इसका आंसर जो होगा कि संगीतकार जब सुरों के भटकते हुए मुख्य गायक को वापस सुर पकड़ने में मदद करता है तो उसको उसकी याद आ जाती है। क्या है उसका आंसर? तो इसका आंसर होगा, क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा कि उसका गुरु उसके सुरों को भटकने ना देकर उसकी सही स्वर बने रहने की मदद करता है। तो इसका आंसर अपना जो है वो बी नंबर का इसका आंसर हो जाएगा। आइए आगे हम देखेंगे, हमारा 14वां क्वेश्चन है, जब कभी मुख्य गायक संगीत शास्त्र से संबंधित विधा का प्रयोग करके ऊंचे स्वर में गाता है तो क्या होता है? तो पहला है उपयुक्त सभी है, अगले उसके स्वर संभलते नहीं है,
अगला, उसके मन की हताशा माने निराशा व हताशा प्रकट होने लगती है। अगला, उसके मनोबल खत्म होने लगता है। तो बिल्कुल सही है, इसका आंसर जो होगा वो उपयुक्त सभी है कि उसके सुर नहीं संभलते हैं, उसके मन की निराशा व हताशा प्रकट हो जाती है, उसका मनोबल खत्म होने लगता है। जब वो कहाँ पहुंच जाता है, विधा का प्रयोग करके ऊंचे स्वर में गाता है। आइए अगला है हमारा 15वां क्वेश्चन है, संगीतकार अपना स्वर ऊंचा कर मुख्य गायक के सम्मान को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता, यह क्या दर्शाता है? यह संगीतकार की असफलता, या संगीतकार का मानवीय गुण, संगीतकार की दुर्भाग्य, या संगीतकार की मूर्खता। तो इसका आंसर आपका होगा कि संगीतकार का मानवीय गुण यह है कि भी उसके मुख्य माने जो गायक होता है उसके स्वर को, उसके सम्मान को ठेस नहीं पहुंच जाता, इसलिए वह उसकी आवाज उससे तेज नहीं होती, मुख्य गायक से उसकी आवाज कम होती है। अगला, मुख्य गायक की आवाज कैसी होती है? तो मधुर होती है, या सुंदर व मधुर होती है, या सुंदर व सहज होती है, या गंभीर व भारी व गंभीर होती है। तो इसका आंसर आप बताएं, इसका आंसर क्या हो सकता है? जो मुख्य गायक होता है उसकी आवाज जो है वो किस प्रकार की होती है? तो आपको पता है जो मुख्य गायक की आवाज है वो भारी व गंभीर होती है। तो इसका आंसर आपका डी हो जाएगा। आइए अगला हम देखते हैं, 17वां हमारा है, मुख्य गायक को अपना बचपन कब याद आ जाता है? तो उसको पहला ऑप्शन है, जब संगीतकार मुख्य गायक के ऊंचे स्वर में गाना गाना मतलब जो गाना है ऊंचे स्वर में गाना गाता है। दूसरा, जो संगीतकार जब स्वर से भटके हुए मुख्य गायक को वापस स्वर पकड़ने में मदद करता है। अगला, जब मुख्य गायक अपने स्वरों में भटक जाता है, या जब भी जो संगीतकार है मुख्य गायक के स्वर में अपना स्वर मिलाता है तो उसकी आवाज में क्या, सॉरी जी, यहाँ पे हम क्वेश्चन पढ़ने लगे, तो उसका आंसर जो है, मुख्य गायक को अपना बचपन कब याद आ जाता है? तो मुख्य गायक को अपना बचपन जो है याद आ जाता है जब संगीतकार सुर से भटकते हुए मुख्य गायक को वापस सुर पर पकड़ने में मदद करता है। तो इसका आंसर जो है वो सी हो सकता है। आइए अगला है, 18वां हमारा क्वेश्चन है कि जब संगीतकार मुख्य गायक के स्वर में अपना स्वर मिलाता है तो उसकी आवाज में क्या साफ सुनाई देता है? तो पहला है, एक संकोच, एक हिचकिचाहट, एक डर, और एक कंपन, और एक डर। तो आपको इसका आंसर बताना है कि जब भी संगीतकार मुख्य गायक के स्वर में अपना स्वर जो मिलाता है तो उसके मन में क्या होता है? एक संकोच सुनाई देता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर इसका आंसर हो जाएगा। आइए अगला हम देखते हैं, 19वां, मुख्य गायक अपने सुरों से कब भटक जाता है? तो जब मुख्य गायक संगीतकार की ओर ध्यान देता है, या जब मुख्य गायक जो संगीत में रुचि लेना बंद कर देता है, या जब हमारे किसी गाने का अंतरा गाने में मगन हो जाता है, या जब मुख्य गायक को गाना अच्छे से नहीं गाया मतलब। तो इसका आंसर जो है वो आपका बी नंबर का, सी नंबर का जो है वो आंसर सही है कि जब मुख्य गायक किसी गाने का अंतरा गाने में मगन हो जाता है तो क्या हो जाता है, उसकी वो है अपने सुरों से भटक जाता है। आइए लास्ट क्वेश्चन है हमारा इसका, तो लास्ट है, संगीतकार कविता में नौसिखिया किसे कहा गया है? तो कवि को, मुख्य गायक को, संगीतकार को, या गाना सिखाने वाले को? तो भैया संगीतकार कविता में जो है नौसिखिया किसे कहा गया है? आपको बताना है कि संगीतकार जो कविता है उसमें नौसिखिया किसे कहा गया है? तो भैया इसका आंसर आपका क्या होगा? जल्दी कमेंट बॉक्स में बताएं कि संगीतकार कविता में जो नौसिखिया है वो किसे कहा गया है? तो आप बता सकते हैं या हम ही इसका आंसर आपको बता दें। नौसिखिया किसे कहा गया है? भैया नौसिखिया किसे कहा गया है? आपको बताना है कि नौसिखिया किसे कहा। तो भैया मुख्य गायक को क्या कहा गया है? नौसिखिया कहा गया है। तो हमारे इस प्रकार से जो चैप्टर है संगीतकार, पूरा चैप्टर कवर हो गया है। एक ही वीडियो हमने पूरा चैप्टर कवर कर लिया। तो आप वीडियो को ध्यान से देखते रहें, और वीडियो को अच्छा लगा हो तो आप लाइक कर दें, अपने दोस्तों को शेयर कर दें, और हमारी जो आगे आने वाली वीडियो हैं उनको भी इसी प्रकार से ध्यान से देखते रहें, और आप अपनी जो तैयारी है उसको बनाए रखें। तो आज के इस वीडियो में इतना ही।
हम अगले वीडियो में फिर मिलेंगे आपके साथ एक नए वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।